मर जाऊं, सर साहब सुनिएगा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, खबर कैप्सूल के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और यहां पर इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा देश, दुनिया, खेल, कारोबार और अपराध जगत से जुड़ी हुई उन तमाम खबरों के बारे में जिन्होंने पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोरी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों की, क्योंकि ये रफ्तार अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 53,601 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा 871 मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटों में टेस्ट जो हुए हैं, सैंपल्स जिनकी जांच की गई है, उनकी संख्या है 6,98,290। इसी के साथ साथ देश भर में कुल केसेस की संख्या हो चुकी है 22,68,676। देश में जो मरीज स्वस्थ हो चुके हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। वो संख्या अब है 15,83,490। इसके अलावा देश में सक्रिय केसेस की संख्या 6,39,929 है। भारत में 45,257 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण। इसके अलावा देश भर में इस समय प्रतिशत के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो 69.80 यानी 69.8% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यानी भारत में अब जो रिकवरी रेट है वो 70% के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। तो वही मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है। देश में अब 2% से भी कम की मृत्यु दर है, यानी 1.99%। इसके अलावा देश में एक्टिव केसेस की संख्या अगर मैं आपको परसेंटेज के लिहाज से बताऊं तो वो है 28.21%। इसके अलावा देश भर में ICMR के आंकड़े के अनुसार पूरे देश में जो सैंपल्स की जांच हुई है अभी तक उनकी संख्या है 2,52,81,848, जो कि विश्व भर में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी अमेरिका में जहां पर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच की गई है, तो वहीं भारत का स्थान दूसरे स्थान पर आता है, जहां पर कोरोना वायरस की जांच के मामले में जो टेस्ट हुए हैं उसकी संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 10 मुख्यमंत्रियों से बात करी, जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। और ये 10 मुख्यमंत्री कौन कौन से राज्यों के थे ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मुख्यमंत्री आए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संवाद किया, वहां पर स्थितियों का जायजा लिया, स्थितियों की समीक्षा करी, उनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल थे। दोस्तों, अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आई है। और यहां पर इस खबर को बताने से पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, या फिर वो दावा जो मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के मंत्री या फिर तमाम उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनके राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं, और बड़े ही जोरों और शोरों के साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को, इसके नारे को लगातार वो बोलते हैं। लेकिन वाकई में प्रदेश में जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसके बाद कहना पड़ेगा कि मंचलों के हौसले बुलंद हैं और इसकी भेंट लगातार कोई ना कोई बेटी जरूर चढ़ती है। और एक होनहार, एक प्रतिभाशाली बेटी एक बार फिर से इन मंचलों का शिकार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जिस लड़की की मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं, जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, बेहद दुखद घटना है। दरअसल बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी नाम की ये होनहार और प्रतिभाशाली छात्रा, इन्हें अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, यानी इतनी होनहार थी ये कि इन्हें HCL कंपनी ने 3,80,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी थी, जिसके बाद ये अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जिस प्रकार से स्थितियां खराब होती गईं, तो इसी संबंध में ये अमेरिका से अपने घर आ गई और ये गौतम बुद्ध नगर में रहती थी। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर की दादरी में ये रहती थी। और
20 अगस्त को इन्हें वापस अमेरिका भी जाना था, लेकिन ये चाहती थी कि ये सभी रिश्तेदारों से मिल लें। तो इसी संबंध में ये बाइक से जाती हैं अपने मामा से मिलने, और बाइक चलाते हैं इनके चाचा। जब ये बाइक से जा रही होती है मोटरसाइकिल से, तो इस बीच कुछ मनचले युवक आते हैं बुलेट पर बैठकर आते हैं, और वो क्या करते हैं कि इनकी बाइक को ओवरटेक करते हैं। पहले वो पीछा करते हैं, उसके बाद ये ओवरटेक कर रहे होते हैं, और ये सब बुलंदशहर के भीतर हो रहा होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब ये जो बाइक इनका पीछा कर रही थी, जिस पर मनचले सवार थे, वो बाइक इनको टक्कर भी मारती है, और ये जो बाइक पर बैठे हुए थे यानी सुदीक्षा भाटी और इनके चाचा, वो अनियंत्रित हो जाते हैं, यानी उनका कंट्रोल बाइक से हट जाता है, और फिर वो बाइक हादसे का शिकार हो जाती है, जिस हादसे में सुदीक्षा भाटी की मृत्यु हो जाती है। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पुलिस भी इस मामले में लेट लतीफी का शिकार हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं करी है। परिवारजनों का यह आरोप है कि पुलिस इनके मामले को संजीदगी के साथ नहीं ले रही है। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि पुलिस लगातार घटना को भी गलत तरीके से पेश कर रही है। अब पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, और देखना ये रोचक होगा कि आने वाले कितने कम समय में उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, जहां पर एक प्रतिभाशाली छात्रा ने अपनी जान गंवा दी छेड़खानी के कारण, और कुछ जो युवक थे, जो मनचले थे, वो उसे लगातार छेड़ रहे थे, बदमाशी कर रहे थे उसके साथ, और इसी संबंध में आज ये छात्रा हमारे बीच नहीं है। ये कितना बड़ा नुकसान है इस देश के लिए, क्योंकि ये गरीब परिवार से उठी हुई थी, स्कॉलरशिप के माध्यम से ये यूएस गई थी, वहां पे पढ़ाई कर रही थी। सोचिए आप कि बुलंदशहर में 2018 की इंटरमीडिएट की परीक्षा में इन्होंने टॉप भी किया था, और अंत में कुछ मनचलों की गंदी हरकतों के कारण, उनकी लगातार छेड़खानी के कारण, और पुलिस के कमजोर रवैये के कारण, कानून व्यवस्था की बदहाली के कारण आज ये युवती, ये छात्रा हमारे बीच मौजूद नहीं है। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण लगातार तबाही मच रही है, और यहां पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, कुछ हादसों के बारे में बताना चाहूंगा जो कि बीते 24 घंटों में हुए हैं, जो कि बेहद दर्दनाक है। सबसे पहले उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 10 मकान, और टिहरी जो जिला है वहां पर 9 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा भूस्खलन होने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद हो चुका है, जिससे कई दुकानें और रोडें भी ब्लॉक हो चुकी हैं, वहां पर गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। इसके अलावा मुनस्यारी में भी होटल और घर ध्वस्त हुए हैं। टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी भी खतरनाक स्तर पर बह रही है। तवाघाट लिपुलेख सड़क पर मलबा हटाने के दौरान बोल्डर की चपेट में आने से बीआरओ के एक ऑपरेटर की भी मृत्यु हो गई। सितारगंज में बैगुल नदी में उफान आने के कारण बाढ़ से लगभग 250 यानी 250 परिवार प्रभावित हो चुके हैं, उनके घरों के भीतर पानी घुस चुका है। मुनस्यारी जौलजीबी सड़क पर भी लकड़ी का अस्थायी पुल एक बना हुआ था जो कि बह गया। इसके अलावा कई गांवों का भी संपर्क टूट चुका है। कपकोट में पहाड़ धड़कने से भी कई लोगों की मृत्यु हुई है, वहां पर भी सड़क जाम हो चुकी है। इसके अलावा बागेश्वर जिले में सरयू नदी भी लगातार उफान पर बह रही है। राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी रिस्पाना, तमसा, बिंदाल नदी भी उफान पर है। केरल की अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो सारी उत्तराखंड की बात थी, लेकिन केरल के इडुक्की जिले में आपको याद होगा कि बीते सप्ताह चाय के बागान में कार्य कर रहे कुछ श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि पहाड़ दरक गया था भूस्खलन के कारण, और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि शवों को लगातार मलबे से बरामद किया जा रहा है और इसकी संख्या अब 52 हो चुकी है। इसके अलावा केरल में ही पांबा डैम खोलने जाने से कन्नड़ी गांव के कई घरों में बाढ़ का पानी भी घुस चुका है। केरल की अगर एक और बात करें दोस्तों, तो केरल में 151 वर्ष पुराना गिरजाघर है जिसका नाम सेंट पॉल CSI है, वो भी ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी 2 गाड़ियां नदी में बह गईं, और बिहार में भी वर्तमान में 16 जिले के कम से कम 16 जिलों में 75 लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, यहां पर भी लगातार बाढ़ के कारण लगातार लोग संकट में हैं, पुल बह रहे हैं, सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं।
जो सड़कें थी उन पर पानी आ चुका है, लोग नाव के सहारे टापू पर रह रहे हैं, अस्थायी तौर पर राहत शिविरों में रह रहे हैं, बहुत ही समस्या है। इसके अलावा साफ पानी भी उनको मयस्सर नहीं है, भोजन की भी हम क्या ही बात करें। सरकार को इस संबंध में देखना चाहिए और लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र राहत भी पहुंचानी चाहिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में जिस प्रकार से बीते सप्ताह भयानक विस्फोट हुआ था, उसके बाद लगातार वहां की सरकार पर भ्रष्टाचार के, लापरवाही के, गैर जिम्मेदाराना रवैया शो करने के, इसके अलावा वहां पर आलोचना भी लगातार हो रही थी वहां की सरकार पर और लगातार जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था, विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुके थे और लगातार ये मांग बढ़ रही थी कि पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए या फिर उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सामने आया वो ये आया है कि प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है और ना सिर्फ प्रधानमंत्री ने दिया बल्कि पूरी कैबिनेट ने, यानी पूरी लेबनान की सरकार ने इस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, जिसे जो वहां के राष्ट्रपति हैं माइकल आउन, उन्होंने सबका त्यागपत्र स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि नई सरकार के गठन तक हसन दियाब को ही पद पर बने रहने के लिए कहा है वहां के राष्ट्रपति ने। लेकिन वाकई में ये बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट है जहां पर एक सरकार यहां पर दिखाती है कि वो किस प्रकार से अकाउंटेबल है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, जो भी वहां पर दुर्घटना हुई, जो भी वहां पर हादसा हुआ। और इस संबंध में प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने, लेबनान की सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों अगली खबर मणिपुर से सामने आई है जहां पर लगातार विधानसभा भवन में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सरकार को गिराने का और सरकार पर वापसी करने का लगातार खेल चल रहा है, जिसका पटाक्षेप हो चुका है। यहां पर क्या हुआ है कि मणिपुर विधानसभा में भाजपा की एन बीरेन सिंह सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इसके अलावा कांग्रेस को भी तगड़ा झटका लगा है जहां पर उनके 6 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भी सौंपा है। दोस्तों अगली खबर राजस्थान से है जहां पर आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जो विवाद हुआ था, लगभग 1 महीने के बाद अब उस विवाद का भी पटाक्षेप होता हुआ दिख रहा है, जहां पर सियासी संकट के बीच कल पहली बार सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करी, जिसके बाद आज वो अपने समर्थक विधायकों के साथ जयपुर भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर शाम उन्होंने प्रियंका गांधी से बात करी, राहुल गांधी से भी बात करी और इस संबंध में उन्होंने अपनी बात भी रखी और यह आश्वासन भी दिया गया उन्हें पार्टी हाईकमान की तरफ से कि उनके सारी समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि इस एवज में, यानी सचिन पायलट जो वापसी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात ये रखी है कि उन्हें और उनके विधायकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया, वहां पर बातचीत हुई कि वो और उनके विधायक किसी भी प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर जो सियासी संकट था, सियासी ड्रामा आप कहिए, वो भी लगातार हो सकता है कि अब समाप्त हो जाए। लेकिन जो कड़वाहट जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार मीडिया के सामने आकर सचिन पायलट पर आरोप लगाए थे, सचिन पायलट को नाकारा और निकम्मा तक कह दिया था, या वाकई में क्या ये बर्फ जो दोनों के बीच थी क्या वो पिघलेगी? क्या दोनों के बीच जो वाकई में जिस प्रकार से मतभेद हो गया था क्या वो समाप्त हो जाएगा? ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसके अलावा दोस्तों 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल है, जिसमें अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं, जो कि लगातार इस संकट को सचिन पायलट के साथ जो भी बातें हुई उसकी जो बातें हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे, हालात की भी समीक्षा करेंगे कि आखिर ऐसे हालात दोबारा ना पनपे। तो इसी संबंध में 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है कांग्रेस आला कमान के द्वारा। और अब अंततः 1 महीने के बाद, यानी विधानसभा सत्र शुरू होने से महज कुछ दिनों पहले ये संकट अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए जो कॉलेजेस में है, अगर वो जो चाहते हैं, जो कि अधिकांश छात्र चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं रद्द हो जाएं, तो इसी संबंध में जो याचिकाएं दायर की गई थी उसी कड़ी में कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यूजीसी की सुनवाई होती है और याचिका जो दायर की है उनके सामने। तो याचिकाकर्ता जो थे उनकी ओर से
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए थे और उन्होंने उनका पक्ष रखा था जो याचिका करता थे, और यूजीसी का पक्ष रखा था तुषार मेहता ने। और दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम वर्ष की परीक्षा निरस्त करने का खुद फैसला नहीं ले सकती। यानी यूजीसी का यह स्टांस है कि राज्य सरकारें अगर खुद चाहती हैं या राज्य चाहते हैं कि उनके विश्वविद्यालयों में या यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में परीक्षाएं ना हो, तो इसका फैसला वो स्वयं नहीं ले सकते हैं, बल्कि उन्हें यूजीसी की ही गाइडलाइंस को मानना होगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ऐसा कार्य करते हैं तो डिग्रियों को मान्यता देने में परेशानी भी आएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो ये पीठ थी, उन्होंने यूजीसी को दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर 14 अगस्त को अगली सुनवाई तक अपना पक्ष रखने का फैसला का निर्णय लिया। यानी अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को होगी। यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने याचिकाओं को दायर किया था कि अंतिम वर्ष की जो सेमेस्टर्स की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया जाए, उनको निरस्त कर दिया जाए, लेकिन यूजीसी ने इसके विरोध में अपना ये बयान दिया और ये सुनवाई, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पर अब अगली सुनवाई 14 अगस्त तक होगी। और ये मामला ये है कि 30 सितंबर से पहले सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के यूजीसी के इस फैसले के विरोध में ये याचिकाएं दायर की गई थी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक कृपया करके शेयर कीजिएगा। और खबर कैप्सूल के एक और एपिसोड में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, जहां पर मैं आपको देश, दुनिया, खेल, कारोबार, अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में सूचित करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।